हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें बेसिकली हम देखेंगे चेंजेस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस क्या है, कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या डिफरेंस है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चेंजेस इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंजेस। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है वो आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है, तो आपको उसकी बेसिक आइडिया है। फर्दर जो इसमें ऐड ऑन हुआ है वो हम इस क्लास में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस क्लास में और एडिशनल क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज इन्होंने एक वार्म अप एक्टिविटी दी है। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं चेंजेस के, जिसको क्लासीफाई करना है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देती हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सोचना कि इसमें फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, और फर्दर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको फिर ये एक्टिविटी एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर इन केस आप छोटी क्लास का अगर आप भूल गए हैं या आपको उस वक्त वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, तो एक दो एग्जांपल मैं इसमें से समझाऊंगी, फिर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा और फिर कोशिश करिएगा इस एक्टिविटी को अपने आप से खुद करने का, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं इन एग्जांपल्स को फिजिकल चेंजेस में और केमिकल चेंजेस में। Okay, so the warm-up activity number 1. Based on your previous knowledge about physical and chemical changes, classify the following changes under the given categories. अब दो कैटेगरीज में दिए हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इतने सारे एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को हमको जो फिजिकल चेंजेस के अंदर आ रहे हैं उसमें हमें फिजिकल चेंजेस के अंदर डालना है। जैसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम जानते हैं डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा ओरिजिनल फूड में वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो चीज़, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि टेम्परेरी चेंज है क्या, और वो रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस बना है कि नहीं बना है, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। तो इस हिसाब से डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर, जैसे आप देख सकते हैं कि फोल्डिंग ऑफ पेपर में कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना और ये रिवर्सिबल भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। उसी तरीके से डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम वाटर और सॉल्ट जब हमने डिज़ोल्व किया तो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। आप इसको एवेपोरेशन करके बहुत ही आसानी से सॉल्ट अलग और वाटर अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आपका नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इसके लिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या हो जाता है, ये आपका केमिकल चेंजेस में आ जाता है। कटिंग ऑफ क्लोथ, ये एक फिजिकल चेंज होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप वन बाय वन इसको रीड करिए और इसको आइडेंटिफाई करिए कि इसको फिजिकल चेंज में डालेंगे कि केमिकल चेंज में डालेंगे, और फिर जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप ये एक्टिविटी करेंगे। तो पहले हम चैप्टर की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। Changes, a review. In our everyday lives, a lot of changes occur around us. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। चेंजेस मतलब बहुत सारे बदलाव देखते हैं। Various substances undergo one type of change or the other. बहुत सारे substances में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। A change refers to the transformation of a substance from one form to another. Change क्या है? Change है transformation of a substance. जब substance बदल जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसको हम change कहते हैं। A change refers to the transformation of a substance from one form to another. Change उस transformation को बताता है जिसमें substance तुम्हारे एक रूप से दूसरे रूप में आ गया है। जैसे दूध से दही बन जाना, है ना, ये क्या हुआ, तुम्हारा चेंज हुआ, उसमें बदलाव हो गया। दिन से रात हो जाना, है ना, ठंडी के बाद गर्मियाँ आ जाना, या गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आ जाना, तो ये बदलाव हो रहा है। दिन से रात हो रहा है, सुबह से शाम हो रही है, गर्मी से सर्दी हो रही है, तो ये क्या बदलाव है, इसी को हम चेंज कहते हैं। उसी तरीके से हम केमिस्ट्री में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम बदलते हुए देखते हैं, ठीक है। तो अ चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप एज इट इज़ लर्न करिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एन आइस क्यूब व्हेन केप्ट इन ओपन चेंजेस इनटू वाटर। तो ये एक चेंज हुआ ना, जब तुमने फ्रिज से आइस क्यूब निकाला और उसको ऐसे रख दिया खुले में, थोड़ी देर में वो आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी, मतलब आइस का ट्रांसफॉर्म हो गई वाटर में। सिमिलरली व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, जब आपने नमक पानी में डाला, ठीक है, इट बिकम सॉल्टी, तो वो बदलाव हो गया, आपका नॉर्मल वाटर सॉल्टी हो गया। सम अदर चेंजेस दैट
टेक्स प्लेस इन आर सराउंडिंग इंक्लूड, और जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में आते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि डे चेंजिंग इनटू नाइट, तो एक प्रकार का चेंज है, दिन से रात हो गई। डाइजेशन ऑफ फूड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का जम जाना है ना, जब हम बिना उबाले दूध को खुले में रख देते हैं और अगर हमने एक दिन उसको बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं डाला, तो हमारा दूध का दही बन जाता है ना, कर्डलिंग हो जाता है, उसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है ना, जैसे हमने लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, तो ये भी एक चेंज है ना, लकड़ी जला के क्या हो गई, राख हो गई। पेपर जलाया तो क्या हुआ, राख हो गया। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, या पेट्रोल जलाया आपने, तो फ्यूल्स यही होते हैं ना, तो इनको ये भी एक चेंज है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन देखते हैं जब जैसे डोसा इडली बनाते हैं तो मम्मी वगैरह बैटर बनाती हैं तो उसमें खमीर उड़ जाता है, तो खमीर उठता है ना, उसको ही फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हाँ, जब जैसे कहीं कट लग जाता है तो तुम्हारा खून निकलने लगता है, थोड़ी देर के बाद वो खून जम जाता है, उस खून जो जम जाता है उसी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो ये भी एक चेंज हुआ कि बहता हुआ खून क्लॉट हो गया। चेंजिंग ऑफ सीजन्स, मौसम का बदलना, अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, है ना, आयरन के ऑब्जेक्ट्स में जंग लगना। कुकिंग ऑफ फूड, खाना का पकाना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। अ सीडलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, एक छोटे से सीड से प्लांट का बन जाना। तो ये सारी क्या है, चेंजेस हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास देखते हैं। इन्हीं के डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें डे एंड नाइट दिखाया गया है, बर्निंग ऑफ वुड दिखाया है, रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट दिखाया है, बेबी ग्रो करके एडल्ट बन गया है, सीडलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, है ना, छोटा सा सीड पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो गया है। बटर जो है वो मेल्ट हो गया है, मेल्टिंग ऑफ बटर। Now classification of changes. There are different types of changes observed in nature. Nature में बहुत प्रकार के changes देखने को मिलते हैं. Some changes result in change in shape, color, size and position of a substance, while some result in a change in state altogether. कुछ बहुत सारे हमको नेचर में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ चेंज होते हैं जिसमें सिर्फ शेप बदलता है, या कलर बदल जाता है, या साइज़ चेंज हो जाता है, या पोजीशन उस सब्सटेंस की बदल जाती है। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं इसमें स्टेट बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, है ना। शेप बदलने वाला, जैसे तुमने बलून को है उसको ब्लो कर दिया तो उसका शेप चेंज हो गया। या कलर है, तुम्हारा कच्चा आम पक गया तो ग्रीन से वो येलो हो गया या ऑरेंजिश हो गया, तो वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। साइज़ है, तुम्हारा छोटा पौधा बड़ा ग्रो हो गया, है ना, ये चाइल्ड है वो ग्रो होके तुम्हारा एडल्ट बन गया। या पोजीशन किसी सब्सटेंस की बदल गई। सम आर इजी टू स्पॉट वाइल सम आर डिफिकल्ट फॉर अस टू नोटिस। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, जैसे दिन और रात, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको नोटिस करना उतना आसान नहीं होता, उतनी जल्दी हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। सम आर फास्ट दैट टेक्स नो टाइम एट ऑल, वाइल सम आर स्लो एंड टेक्स ईयर्स टू हैपन। कुछ चेंजेस इतने फास्ट होते हैं कि फटाफट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ चेंजेस को होने में तो सालों लग जाते हैं। तो इस प्रकार से चेंजेस अलग अलग कैटेगरी में हैं। इसमें एक थिंकिंग फाउंटेन में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज राइपनिंग ऑफ मैंगो कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ मैंगो का मतलब क्या होता है, आम का पकना। आम के पकने को इरिवर्सिबल चेंज क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई एक बार अगर आम पक जाएगा तो दोबारा वो कच्चा थोड़ी ना होगा, तो वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। इज दिस चेंज ऑल्सो डिज़ायरेबल। हाँ, अगर हमें पका हुआ आम खाना है तो डिज़ायरेबल है ना, लेकिन अगर हमें कच्चे आम का अचार डालना है और वो फिर पक गया तो फिर वो अनडिज़ायरेबल आएगा। तो एक ही चेंज आपका डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो राइपनिंग ऑफ अ मैंगो इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि एक बार पका हुआ आम दोबारा कच्चा नहीं हो सकता है, और ये डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर अचार डालना है और फिर राइप हो गया है, मैंगो पक गया है, तो अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको पका हुआ आम चाहिए, हमको तो उसका मैंगो शेक बनाना है और पका हुआ आम चाहिए, तो वो डिज़ायरेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो हमारे आसपास चेंज होते हैं उनको काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको क्लासीफाई किया है। These changes can be classified as follows: reversible and irreversible changes, desirable and undesirable changes, natural and man-made changes, periodic and non-periodic changes, slow and fast changes, physical and chemical changes। तो इस 6 टाइप्स में से इसको क्लासीफाई किया गया है। काफ़ी को तो हमको नाम से समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस।
Changes in which we can get back the original substance by reversing the action are called reversible changes. वो changes पे हमारा कोई भी substance दोबारा अपना original रूप में चला जाएगा तो वो reversible change है. जैसे तो हमने बलून को फुलाया, ब्लो किया बलून, तो बलून को जब आपने ब्लो किया तो वो उसका साइज़ ग्रो बड़ा हो गया, और जब उसकी आपने हवा निकाल दी दोबारा वो फिर पिचक जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा. तो ये रिवर्सिबल चेंज है, या उसका शेप बढ़ेगा और छोटा हो जाएगा. तो चेंजेस इन विच वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. उसी तरीके से तुम्हारा आइस है, उसको तुमने बाहर रख दिया तो वो मेल्ट हो गई और वाटर बन गया, और अगर वाटर को तुमने दोबारा फ्रिज में रख दिया और उसको जमा दिया तो वो दोबारा आइस बन जाएगा. तो ये रिवर्स हो गया ना, दोबारा आपने कंडीशंस बदली, कंडीशंस को आपने रिवर्स किया तो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस आपको वापस मिल गया. तो इसको रिवर्सिबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सेम एग्जाम्पल दिया है. चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बलून ऑन ब्लोइंग एयर इन इट. जब आप बलून में हवा डालोगे तो वो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जब हवा निकालोगे तो उसका दोबारा साइज़ छोटा हो जाएगा. एडिंग शुगर टू वाटर एंड सेपरेटिंग शुगर फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग. उसी तरीके से आपने चीनी को पानी में घोल दिया और फिर जब पानी को गर्म किया तो दोबारा चीनी आपका आ जाएगी और पानी उड़ जाएगा. एंड फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ पेपर आर रिवर्सिबल चेंजेस. तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है. एग्जाम में आपको ना एक्चुअली बेसिकली इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, उसको आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से चेंजेस में आएगा. तो आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान देना कि ये वाला एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी में आएगा. चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. वो चेंजेस जिसमें आपको दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, एक्शन को रिवर्स करने के बाद भी, उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. जैसे कि बस्टिंग ऑफ बलून. तो बलून का फुलाना और पुचकाना तो हो गया फिजिकल चेंज, लेकिन आपका बलून को आपने फुलाया और फिर उसको बस्ट कर दिया, फोड़ दिया, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि फूटा हुआ बलून दोबारा ओरिजिनल बलून में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, है ना. तो बस्टिंग ऑफ बलून क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज. उसी तरीके से कटिंग ऑफ पेपर एंड बेकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम डो और इरिवर्सिबल चेंजेस. इसमें कटिंग ऑफ पेपर को भी इरिवर्सिबल चेंज कहा गया, क्योंकि ये देखिए आप कटे हुए पेपर को क्या होता है कि आप उसको ग्लू से या आप टेप से जोड़ तो दोगे, लेकिन वो नॉर्मल फ्रेश पेपर की तरह तो नहीं बन पाएगा ना. उसी तरीके अगर एक बार आपने रोटी को सेक दिया, बेकिंग ऑफ चपाती मतलब आपने रोटी को एक बार सेक दिया तो दोबारा वो कच्चा आटा नहीं बन पाएगी, है ना, डो में, आटे में, लोई में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस. तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं. और इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसको हम दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. अब इसी की बेस पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है. एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस एंड 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं रिवर्सिबल के और इरिवर्सिबल के. तो जैसे रिवर्सिबल में आपने इसी में इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं. ब्लोइंग ऑफ बलून दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस दिया है, एडिंग शुगर टू वाटर दिया है, उसी तरीके से अनफोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ पेपर दिया है. आप एडिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल होगा. इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल हुआ जैसे बर्निंग ऑफ वुड दे दिया आपने, डाइजेशन ऑफ फूड दे दिया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क दे दिया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दे दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन दे दिया. तो ये 5 क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, क्योंकि दोबारा ये ओरिजिनल प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे. राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस एंड 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस इन योर स्क्रैप बुक एंड पेस्ट रिलेटेड पिक्चर्स. तो जब अगर आप ये एक्टिविटी कर लेंगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं. आई होप आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे. Now next change is periodic and non-periodic changes. Changes that repeat themselves after a regular interval of time and are bound to happen are called periodic changes. Periodic changes वो changes होते हैं जो अपने आप को कुछ समय के बाद रिपीट करते हैं regular interval of time. मतलब इतने महीने के बाद ये चीज़ होगी या इतने टाइम के बाद ये चीज़ दोबारा होगी, इसको periodic change कहते हैं. जैसे तुम्हारा जैसे डे एंड नाइट होना, है ना, हर दिन रात भी होता है और दिन भी होता है ना. दिन और रात का होना एक periodic changes होते हैं. या हर साल आपका गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी और आपकी सर्दियां भी आती हैं. तो ये क्या हो, एक पीरियोडिक चेंज हो. हर साल सदियों से चला आ रहा है कि गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है और फिर सर्दी का मौसम है. तो ये वो पीरियोडिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जैसे सूरज का उगना और सूरज का ढलना, तो ये एक पीरियोडिक चेंजेस है, हर रोज सुबह होती है और हर रोज शाम होती है, राइट। चेंजिंग ऑफ सीजन, मौसम का बदलना, फेजेस ऑफ द मून आर पीरियोडिक चेंजेस। आपने देखा ना मून के सारे फेजेस होते हैं, एक बार तो फुल मून डे होता है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, पूरा चांद निकलता है, फिर उसका साइज रिड्यूस होते होते होता है और फिर नो मून डे हो जाता है, या हम ऐसा बोले नो मून डे से या न्यू मून डे से फिर आपको फुल मून डे आता है, जब छोटे साइज से वो बड़े साइज में चेंज होता है। तो आप आसमान में आपने देखा होगा कि जो मून का जो शेप होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ये हर 15 दिन में ये साइकिल रिपीट होती है। पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है, पूर्णिमा में चांद पूरा बड़ा हो जाता है, अमावस्या में चांद गायब हो जाता है, फिर तुम्हारा नया चांद का शुरू हो जाता है। तो ये पीरियोडिक चेंजेस में आते हैं। Changes that do not repeat after a regular interval of time, that is occur irregularly, are called non-periodic changes. जो changes कभी कभार होते हैं वो regular interval of time में नहीं होते हैं, अचानक से कभी हो गए और फिर नहीं हुए, जैसे अचानक से earthquake आ जाना, या volcano erupt हो जाना, या flood आ जाना, या अचानक से आंधी तूफान हो जाना, तो इसको क्या कहोगे, इसको non-periodic changes कहोगे। ये regular activity नहीं है, अचानक से कभी ऐसा हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन, अचानक से बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन में आपकी बारिश भी आती है, ओले गिरना भी आता है, आपका फॉग मिस्ट, मतलब कुछ भी तरीके से की जो बौछार हो जाती है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये एक नॉन पीरियोडिक चेंज है। अर्थक्वेक एंड विल्टिंग ऑफ अ प्लांट आर सम नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इसमें अर्थक्वेक का एग्जाम्पल भी दिया है कि जरूरी नहीं कि हर साल इसी तारीख को अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, हो सकता है पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही अर्थक्वेक आए, और कभी कभी हो सकता है हर 7 साल के बाद, 3 साल के बाद, या हर साल छोटा बड़ा अर्थक्वेक आता है। कोई कोई जगह काफ़ी प्रोन होती है अर्थक्वेक की, काफ़ी फ्रिक्वेंटली वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, जैसे जापान वगैरह में, है ना। तो ये, लेकिन फिर भी उसका डेट फिक्स नहीं होता कि किस दिन आएगा, कब आएगा, ऐसा नहीं होता, अचानक से आता है। तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस की कैटेगरी में आता है। विल्टिंग ऑफ अ प्लांट, प्लांट का मुरझा जाना, भाई जिस दिन पानी नहीं डालोगे प्लांट मुरझा जाएगा, आपने पानी डाल दिया उसके मरने के पहले तो वो फिर एक सा हो जाएगा, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो आप पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक चेंजेस समझ गए ना। पीरियोडिक चेंजेस जो हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज अपने आप को रिपीट करता है, जैसे सूरज का उगना और सूरज का ढलना, ठीक है ना, और या मौसम का बदलना, या मून के शेप का चेंज होना, तो ये पीरियोडिक चेंजेस में आए। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस वो होते हैं जो कभी कभार होते हैं, रेगुलर इंटरवल में जो नहीं होते, जैसे अचानक से फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, या प्लांट का मुरझा जाना, तो ये सारे क्या तुम्हारे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। नाम से ही पता चल रहा है, डिज़ायरेबल चेंजेस जो चेंजेस हम चाहते हैं हो जाए। चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल टू अस आर कॉल्ड डिज़ायरेबल चेंजेस। वो चेंजेस जो हम, जिसके होने में हमारा फ़ायदा है, उसको डिज़ायरेबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ फूड, फलों का पकना हमको चाहिए ना, हमें पके हुए फल अच्छे लगते हैं ना, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक डिज़ायरेबल चेंज है। अगर हमको उसको फ्रूट्स खाना है, क्योंकि कच्चे फल कैसे खाएंगे, वो तो खट्टे होते हैं, है ना। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू रन ऑटोमोबाइल्स, आपने फ्यूल पेट्रोल जलाया या डीजल जलाया या सीएनजी जलाया, क्यों, ताकि आपका ऑटोमोबाइल चल सके, कार, टेम्पो या आपका स्कूटर चल सके। तो ये क्या होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू रन ऑटोमोबाइल्स भी आपका डिज़ायरेबल चेंज हो जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड और डिज़ायरेबल चेंज, खाना पकाना, क्योंकि हम चाहते हैं खाना पका के खाना, तो वो डिज़ायरेबल चेंजेस हो जाएगा। तो जो चेंजेस हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं। चेंजेस दैट आर नॉट बेनिफिशियल एंड मे ब्रिंग हार्म टू अस आर कॉल्ड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। और वो सारे चेंजेस जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से हमको नुकसान हो सकता है, उसको अनडिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड फ्लड, है ना। अर्थक्वेक और फ्लड का आना भी एक बदलाव है, एक चेंज है, लेकिन ये अनडिज़ायरेबल है। कोई नहीं चाहता कि अर्थक्वेक आ जाए, कोई नहीं चाहता कि फ्लड आ जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा सा हमारा जो रेलिंग्स होती हैं, दरवाजे होते हैं, हमारे बर्तन होते हैं, या कोई फर्नीचर होता है आयरन का, अगर उसमें जंग लग गई तो क्या हुआ, वो बेकार हो जाता है, धीरे धीरे सड़ जाता है आयरन। एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने के सड़ना भी अनडिज़ायरेबल चेंज है ना, और अनडिज़ायरेबल चेंजेस। Now next, slow and fast changes. Changes that takes place over a long period of time are called slow changes. जो changes धीरे धीरे होते हैं उसको slow change कहते हैं। These changes may take hours, days, months or even years to occur. ये जो बदलाव होते हैं उनको होने में हो सकता है कुछ घंटे लगे, या कुछ दिन लगे, या कुछ महीने, या कुछ साल।
जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसमें दूध दही में कन्वर्ट होता है कुछ घंटों में, है ना। ऐसे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट में कई महीने लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। चेंजिंग ऑफ डे इनटू नाइट में आपके कुछ घंटे लगते हैं। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो चेंजेस में कई महीने भी लगते हैं, कभी कभी साल में भी लग जाता है, तो डिपेंड करता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्लो एंड फास्ट चेंज। जो फटाफट हो गए वो फास्ट चेंज कहलाएंगे, जिसको करने में कुछ टाइम लगा, धीरे धीरे हुआ, उसको स्लो चेंज कहेंगे। चेंजेस दैट अकर वेरी क्विकली आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। जो चेंज बहुत जल्दी फटाफट हो जाते हैं उसको फास्ट चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास आर फास्ट चेंजेस, है ना। जैसे आपने पेपर को जलाया तो तुरंत जल जाता है वो, या आपके यहाँ से ग्लास छूट गया तो फटाक से तो टूट जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, फास्ट चेंजेस। जो चेंजेस तुरंत हो आते हैं उनको फास्ट चेंज कहते हैं। जैसे मिल्क प्लस स्टार्टर कल्चर आफ्टर फ्यू आवर्स कर्ड, आपने मिल्क में थोड़ा सा जामुन डाल दिया, आपने दही थोड़ा सा डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो पूरा दूध आपका दही में जल जाएगा, जम जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। दूध का दही में जमना कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। ये स्लो चेंज होता है क्योंकि इसमें कुछ घंटे लगते हैं। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर, तो पेपर में तो जैसे आग लगाओगे वो फटाफट जल जाएगा, तो वो फास्ट चेंज का एग्जाम्पल है ना। Activity 2.2 to identify the changes, write yes if the change is slow and no if it is not. इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्लो चेंज है और कौन सा फास्ट चेंज है। जैसे बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर आपका फास्ट है कि स्लो है, फास्ट है ना। चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ सीजन आपका फास्ट है कि स्लो है, ये स्लो है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये भी स्लो चेंज है। लाइटनिंग फास्ट है, एकदम से बिजली कड़कती है। बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून फास्ट चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क स्लो। कटिंग ऑफ पेपर फास्ट। बेकिंग ऑफ केक स्लो। क्लोजिंग द डोर फास्ट। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड स्लो चेंज। तो इस तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, जैसे नाम से पता चल रहा है, चेंजेस दैट अकर नेचुरली ऑन देयर ओन, दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट एंड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। वो चेंजेस जो कि नेचुरली हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं, जिसमें इंसानों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसने कोई मेहनत नहीं करी जिस बदलाव का लाने के लिए, उसको हम कहते हैं नेचुरल चेंजेस। फिर से देखो, चेंजेस दैट अकर नेचुरली ऑन देयर ओन, दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट एंड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल are called natural changes. For example, rotation and revolution of the earth, तो कोई हम लोग पकड़ के थोड़ा ना अर्थ को घुमा रहे हैं, वो अपने आप से हो रहा है ना, नेचुरल है। पृथ्वी का घूमना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, दोनों चेंजेस आपने पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों एक नेचुरल चेंज है। चेंज ऑफ डे इनटू नाइट, दिन से रात, रात से दिन। अगर हम सोचे कि अरे यार आज तो रात हो ही ना, दिन ही दिन रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये नेचुरल है, ये अपने आप से दिन और रात होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नेचुरल चेंज आता है, अकर नेचुरली एंड हैंस आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। इसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई एफर्ट नहीं लगता है, इसलिए इसको नेचुरल चेंजेस कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो बदलाव आते हैं। Changes that occur due to human effort or activity and are brought about artificially are called man-made changes. Man-made changes, इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जो changes इंसान करते हैं वो man-made changes कहलाते हैं, जो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। जैसे एयर पोल्यूशन, एयर वैसे तो फ्रेश ही होती है, आप माउंटेन रीजन में जाओगे आपको फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन आप जितना ज़्यादा आपके शहर में इंडस्ट्रीज़ होंगी या जितना ज़्यादा आपके उसमें व्हीकल्स वगैरह होंगे या लोग पराली वगैरह जलाते हैं, तो उतना धुआं उड़ता है, उतना एयर पोल्यूशन होता है। तो एयर का पॉल्यूटेड होना एक मैन मेड चेंज है, क्योंकि इंसानों ने ही कार बनाई है, इंसानों ने ही फैक्ट्री बनाई है, वही फ्यूल जलाता है, तो ये इन धुओं से पॉल्यूशन होता है। कुकिंग ऑफ फूड, है ना, हम ही लोगों ने खाने को पकाना सीखा है, तो कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, ये मैन मेड चेंजेस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना, प्लांट से धागा बनाना, फिर धागे से फैब्रिक बनाना, फिर फैब्रिक से कपड़ा सिलना, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स क्या है, एक मैन मेड चेंजेस है। फर्नीचर और मैन मेड चेंजेस, जो हम लकड़ी से पेड़ों को काट के लकड़ी लेते हैं, फिर लकड़ी का अलग अलग फर्नीचर बनाते हैं, तो ये सारे क्या है, मैन मेड चेंजेस में आते हैं, ये नेचुरली नहीं होते हैं। तो जो चीज़ नेचुरली होती है वो नेचुरल चेंजेस कहलाते हैं, और जो चीज़ इंसान अपने हाथों द्वारा करता है वो मैन मेड चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो एग्जाम्पल दिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है तो ये नेचुरल चेंज की कैटेगरी में आता है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया कुकिंग ऑफ फूड, ये इंसान खुद बनाता है खाना अपना, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको मैन मेड चेंज। नाउ टेक अ ब्रेक, राइट और चूज द करेक्ट आंसर। Precipitation is a periodic change
प्रेसिपिटेशन क्या पीरियोडिक चेंज है? प्रेसिपिटेशन मतलब आप समझ लो बारिश होना ना, या स्नोफॉल होना। तो ये क्या पीरियोडिक चेंज है? नो, फॉल्स। ये पीरियोडिक चेंज नहीं है कि बारिश कभी भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि इस दिन इस तारीख में इस समय हर साल बारिश होगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसको हम पीरियोडिक चेंज नहीं बोल सकते हैं। तो ये पहला वाला क्या है? फॉल्स। सम चेंजेस आर बेनिफिशियल एंड सम आर नॉट ट्रू, है ना। कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो सेकंड वाले का है ट्रू। चेंजेस दैट अकर ऑन देयर ओन, दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट आर कॉल्ड। जो चेंजेस अपने आप से होते हैं, इसमें ह्यूमन एफर्ट नहीं लगता, वो क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल चेंजेस कहलाते हैं। चेंजेस दैट अकर वेरी क्विकली आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज अ नेचुरल चेंज, है ना, मैन मेड नहीं है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज अ नेचुरल चेंज। नेक्स्ट, physical and chemical changes. All kind of changes discussed earlier in the chapter can be broadly classified into two टाइप्स। अब जितने भी चेंजेस पढ़ लिए हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, स्लो, फास्ट, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल या नेचुरल, मैन मेड, इनको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। यह एक है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंज, और यही आपके चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। अब अगर आपको ये पोर्शन अच्छे समझ में आ जाएगा, तो जो हमने सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी देखी थी ना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे। तो इसको समझने के बाद आप बहुत आसानी से वो एक्टिविटी कर सकते हो कि इसको फिजिकल चेंज में डालना है हमको, इस एग्जाम्पल को, कि केमिकल चेंज में। तो फर्स्ट, फिजिकल changes in which only the physical properties of a substance change without any change in its composition are known as physical change. फिजिकल चेंज बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको एज इट इज़ याद करो, और ये पूछी जाती है ना। केमिस्ट्री में, साइंस सब्जेक्ट्स में डेफिनेशन को कोशिश करो एज इट इज़ लिखें, उसमें अपने ओन वर्ड्स मत लिखो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें मिस कर जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी डेफिनेशन, डिफाइन अगर वर्ड आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग, तो डेफिनेशन एज इट इज़ कोट करने की आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आपको बोला गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग थिंग, तो आप एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हो, लेकिन डेफिनेशन को आपको एज इट इज़ कोट करना चाहिए, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फिजिकल चेंज की, आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। क्या होता है? चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज विदाउट एनी चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन आर नोन एज फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, उसका कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे आपने वाटर, अब जैसे आपका आइस मेल्ट हुआ, भाई पहले भी वो H2O था, आइस भी H2O था, वाटर जब हुआ वो तब भी वो H2O, मतलब उसका कॉम्पोजिशन तो नहीं बदला ना। सब्सटेंस पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर था, बस उसका स्टेट बदला, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखो ये बॉक्स देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ साइज बदल रहा है, जैसे बलून को ब्लो कर दिया, उसमें हवा भर दी, उसका साइज बड़ा हो गया, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये वाला बदलाव क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। किसी चीज़ का शेप चेंज हो गया, आपने इलास्टिक को खींच दी, या आपने किसी चीज़ को कंप्रेस कर दिया, तो उसका शेप बढ़ गया या छोटा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। तो साइज, शेप, कलर और स्टेट, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। तो अगर कोई भी चेंज आ रहा है जिसमें साइज, शेप, कलर या स्टेट बदल रहा है, तो वो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में ही आएगा। कलर जैसे हरे से लाल हो गया, लाल से नीला हो गया, या स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो आप चेंज देखो, अगर उस चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही हैं, जैसे कि सिर्फ साइज़ है, शेप, कलर और स्टेट बदल रहा है, तो आप आराम से लिख दो कि ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेज आर नॉट फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बलून को फुलाया तब भी वो बलून था, बलून को पिचका दिया तब भी वो बलून है। आइस मेल्ट हुई तो भी वो वाटर है, वो मेल्ट हो गया वाटर बन गया तो भी वो वाटर है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना ना। तो ये फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सच चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर, और अधिकतर फिजिकल चेंजेस आपको रिवर्सिबल मिलते हैं, कि मतलब ये अगर आप इसी कंडीशन बदलेंगे तो ये दोबारा अपना ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। जैसे आइस को बाहर रखा तो पानी बन गया, पानी को दोबारा फ्रीज कर दो, वो आइस बन जाएगा। तो मतलब आपने अगर उसके कंडीशंस को रिवर्स किया तो उसका वो ओरिजिनल सब्सटेंस में बदल जाएगा। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल चेंज के, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फलाना चेंज फिजिकल है कि केमिकल? पहला, अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज थोड़ी देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, इसको दोबारा ओरिजिनल
मिनरल उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, उसका कॉम्पोजिशन वही रहता है, वो सब्सटेंस कोई नया नहीं बनता, बलून बलून ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, वही बात हो गई कि फिजिकल चेंज में कभी भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती हैं और कुछ बदलाव नहीं आता है। नो मेजर गेन और लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ना हमको उसको गर्म करना होता है ना हमको ठंडा करना होता है। ठीक है, द एनर्जी नीडेड टू ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज इज इक्वल टू द एनर्जी नीडेड टू रिवर्स द चेंज। अगर कुछ भी बदलाव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सपोज करो अगर आइस को मेल्ट करने, वाटर में मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उतनी ही एनर्जी निकालनी पड़ेगी जब वाटर को आप आइस में आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वह इक्वल होता है। नो चेंज ऑफ मास अकर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। आपका जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी मास में बदलाव नहीं आता, जितना वो पहले अगर 10 ग्राम है सब्सटेंस पहले चेंज होने के पहले, तो चेंज होने के बाद भी वो 10 ग्राम रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ उड़ी ना हो, वेस्ट ना हुई हो। अगर आप क्लोज्ड सिस्टम में कोई चेंज करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आप मास देख लेना, बिफोर अ चेंज एंड आफ्टर अ चेंज उसका मास सेम रहेगा। दिस इज बिकॉज द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज रिमेन द सेम, क्योंकि सब्सटेंस बदला ही नहीं ना, सिर्फ वही साइज ही तो बड़ा है, या कलर ही तो चेंज हुआ है, या शेप ही तो चेंज हुआ है, या स्टेट ही तो बदला है, कोई नया सब्सटेंस बना तो नहीं थोड़ी ना है। तो वो फिजिकल चेंज, तो उसका मास नहीं बदलता है। नो मैटर इज एडेड और रिमूव, ना ही कोई नया सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं ना रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है फिजिकल चेंज के, इसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इस पर रीजनिंग आएगी। वो पूछेंगे आपको वाई ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लोगे तो आपको अपने शब्दों को अच्छे से लिखना आएगा। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट को फिजिकल चेंज क्यों बोला है? अ ग्लास प्लेट शैटर्स इनटू मैनी पीसेस व्हेन इट ब्रेक्स। जब ग्लास प्लेट गिरती है तो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है। ईच ब्रोकन पीस ऑफ द प्लेट इज स्टिल ग्लास। हालांकि एक बड़ी प्लेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो भी अभी भी कांच ही है ना, अभी भी ग्लास ही है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसा तो नहीं हुआ कि प्लेट गिरी और वो कटोरी बदल गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ग्लास ही रहा, या ग्लास टूट के स्टील में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ना, इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट इज अ फिजिकल चेंज। हेंस द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट इज कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ग्लास टूटने के बाद भी ग्लास ही रहता है। ठीक है ना, उसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है, लेकिन वो रहता तो ग्लास ही है, इसलिए ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। सिमिलरली ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों का सूखना भी फिजिकल चेंज कहलाता है। बिकॉज जब आपके गीले कपड़े सूखते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसमें से पानी उड़ जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस व्हेन वेट क्लोथ्स ड्राई। द वाटर इन द क्लोथ्स चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देयरफॉर ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इज अ फिजिकल चेंज। जब आप कपड़े सुखाते हैं तो उसके अंदर जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो गर्माहट से भाप बन के उड़ जाता है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। तो लेकिन कपड़ा तो वही रहेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। इट इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर टू अ लिक्विड स्टेट। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ वाटर ही रहता है, उसका स्टेट बदल जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। There is no change in the properties of the substance and no new substance is formed. कोई प्रॉपर्टी नहीं बदली, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस को भी हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। Hence मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आपने स्विच ऑन किया और आपका बल्ब जला, तो क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? ये फिजिकल चेंज है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्विच ऑन। जब आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब के फिलामेंट से करंट पास होता है और वो फिलामेंट क्या होता है, ग्लो करता है। ठीक है, द फिलामेंट ग्लोज टू गिव लाइट, और उसमें से रोशनी निकलती है। द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ, और जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो आपका बल्ब बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, जो ग्लो कर रहा था वो नहीं करेगा। एज द फिलामेंट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि उसका फिलामेंट दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है ना, जब करंट पास होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं और उसमें करंट पास होता है ना, तो वो जो फिलामेंट होता है ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। जब हीटअप हो जाता है तो उसमें वो ग्लो करने लगता है, उस ग्लो करने से ही वो रोशनी आती है।
तो जैसे ही तुमने उसको स्विच ऑफ किया तो वो फिलामेंट में करंट पास नहीं होगा, फिलामेंट में करंट पास नहीं होगा तो वो इतनी तेज़ी से वो ठंडा भी हो जाता है। जब ठंडा हो जाएगा तो जो ग्लो उसमें आ रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा, तो आपका बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ बटर और बाकी और भी एग्जाम्पल दिए, तो ये तो मेन एग्जाम्पल्स दिए, तो ये 4 जिसके एक्सप्लेनेशन दिए ना, इसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रीजनिंग में, तो इनका विद एक्सप्लेनेशन याद कर लो। और इसी तरीके से आप बाकी जो एग्जाम्पल दिए हैं फिजिकल चेंज को, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर भी फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मैग्नेटाइजिंग एन आयरन बार बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक आयरन के टुकड़े को मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करो वो मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद करोगे वो दोबारा आयरन का टुकड़ा बन जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने से वो मैग्नेट बन रहा है और डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो आयरन का टुकड़ा ही ना, आयरन बार की जगह वो कुछ और तो बन नहीं रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर, तुम्हें अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, कैम्फर का मतलब हो गया कपूर, जो आप पूजा घर में जलाते हो ना कपूर, या अमोनियम क्लोराइड हम लोग केमिस्ट्री की लैब में लेते हैं, तो इनको सब्लिमेट होते हैं, इनका सब्लिमेशन मतलब जैसे आप इसको जलाओगे ना तो ये सॉलिड होते हैं और डायरेक्टली ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। अगर इनकी वेपर्स को इकट्ठा कर लिया जाए और ठंडा कर लिया जाए तो दोबारा ये सॉलिड में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे, तो ये सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, शुगर का क्रिस्टल बनना है ना, आपने इसको शुगर को पानी में डिजोल्व किया तो शुगर के क्रिस्टल डिजोल्व हो जाएंगे, फिर उस पानी को अच्छे से पूरा गर्म किया तो उसका पूरा पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल्स। तो ये बार बार आप कर सकते हो, तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। बेंडिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब बाय हीटिंग आर सम अदर एग्जाम्पल। उसी तरह ग्लास ट्यूब को आपने हीट करके बेंड कर दिया, आपने देखा ना ग्लास के जग होते हैं उस पर ग्लास का ही हैंडल लगा रहता है या ग्लास की ही टिप रहती है, तो कैसे बनाते हैं, वो ग्लास को गर्म करके उसको बेंड कर देते हैं तो उसका हैंडल बन जाता है, तो लेकिन रहेगा तो अल्टीमेटली वो ग्लास ही ना, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। लेट्स परफॉर्म सब एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज। उसके पहले हम ये देख लेते हैं व्हाई इज बॉइलिंग ऑफ वाटर अ फिजिकल चेंज। भाई बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि पानी बॉयल होने के पहले भी पानी था, उसके बाद भी पानी है, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, इसलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर को हम फिजिकल चेंज की कैटेगरी में डालेंगे। राइट नाउ एक्टिविटी 2.3, एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू अंडरस्टैंड दैट कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज। हमको ये बताना है कि फिजिकल पेपर कटिंग को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, मतलब आप पेपर को कट कर रहे हो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि कट करके उसका साइज ही छोटा हो रहा है, पेपर ही रह रहा है ना, पेपर से प्लास्टिक में तो बदल नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। अ शीट ऑफ पेपर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, आपको 2 चीज़ चाहिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या है, एक आपको पेपर का टुकड़ा चाहिए और आपको एक सीजर चाहिए। प्रोसीजर, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। आप एक शीट लीजिए, पेपर का एक शीट लीजिए और उसको 4 टुकड़ों में काट लीजिए। टेक अ स्क्वायर पीस एंड फर्दर कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीस। अब इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाओ और उसको फिर 4 टुकड़े कर दो। ट्राई टू ज्वाइन ऑल द स्क्वायर पीसेस बाय कीपिंग देम ऑन द टेबल। अब सभी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करो टेबल पे रखकर। Observation, you will observe that all the square pieces cannot be joined back to acquire the original shape of the paper, but each pieces retain the property of the paper. हालांकि सारे टुकड़े ज्वाइन होकर पहले जैसे ओरिजिनल पेपर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली रहेंगे पेपर ही, मतलब बीच में आपको ज्वाइंट दिखेगा, अगर आप ग्लू से चिपकाओगे या सेलो टेप से चिपकाओगे तो आपको बीच में ज्वाइंट दिखेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोबारा ओरिजिनल जैसे नहीं लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है तो हर एक टुकड़ा है तो पेपर ही ना। तो 10 कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज, तो कटिंग ऑफ पेपर को हम फिजिकल चेंज ही बोलेंगे। टू अंडरस्टैंड दैट मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज। अब हमें देखना है कि मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज है। इसके लिए आप एक ग्लास टम्बलर लो, मतलब ठीक है, और सम आइस क्यूब्स और आइस ट्रे। टेक सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास में आपने आइस क्यूब्स डाल दिए। कीप द टम्बलर एट रूम टेम्परेचर फॉर 10-15 मिनट के लिए इस ग्लास को, आइस क्यूब वाले ग्लास को ऐसे छोड़ दो। यू विल ऑब्जर्व दैट द आइस क्यूब्स मेल्ट इनटू वाटर। तुम देखना आइस मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो गया। प्रोसीजर, नाउ टेक दिस वाटर एंड पोर इट इन एन आइस ट्रे। अब इस पानी को लो और आइस ट्रे में डाल दो। कीप द ट्रे इन द फ्रीजर फॉर 30-40 मिनट्स। और फिर इस ट्रे को आप फ्रीजर में रख दो 30 से 40 मिनट के लिए। तो क्या हो जाएगा, दोबारा आइस क्यूब जब बन जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आइस क्यूब को आपने रूम टेम्परेचर में रख दिया तो वाटर बन गया, वाटर को आपने आइस ट्रे में भर के फ्रीजर में रख दिया तो आइस क्यूब बन गया। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस बन गया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। Observation, you will observe that water on freezing changes into ice cubes. Conclusion, thus melting of ice is a physical change as it is reversible. तो हम कह सकते हैं कि melting of ice एक physical change है क्योंकि ये reversible है। Activity 2.5,
टू अंडरस्टैंड दैट डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। अब इस एक्टिविटी में हमको ये बताना है कि जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। मटीरियल रिक्वायर्ड, एक बीकर चाहिए, कुछ वाटर, सम शुगर, अ स्पून एंड इवेपरेटिंग डिश, अ बर्नर। ये चीज़ हमको चाहिए पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, एक बीकर लो, उसको आधा पानी से भर लो, एड 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू इट एंड स्टिर, 2 चम्मच उसमें शक्कर डालो, उसको चला दो, स्टिर मतलब उसको घोल दो। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगी। प्रोसीजर, नाउ ट्रांसफर द शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द बीकर टू एन इवेपरेटिंग डिश। इवेपरेटिंग डिश एक कांच की प्याली कटोरी ऐसी होती है। आपने शुगर सोल्यूशन बनाया है ना, आपने इस इवेपरेटिंग डिश में उस शुगर सोल्यूशन को डाल दिया। हीट द सोल्यूशन टिल द एंटायर वाटर चेंजेस टू स्टीम। अब इसको गर्म करो तब तक पूरा पानी भाप बन के ना उड़ जाए। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर इवेपरेट एंड शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द डिश। आप देखोगे पानी तो पूरा ऊपर भाप बन के उड़ गया और नीचे क्या रह जाएगा? शक्कर के टुकड़े, शुगर के क्रिस्टल्स रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आपने शुगर को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया, फिर सॉल्यूशन से दोबारा आपने शुगर बना ली, तो द डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। तो आपका ये फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। कैटेगराइजिंग फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस को हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा है। लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज टू विच अ फ्यू फिजिकल चेंजेस बिलोंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, इसमें भी रीजनिंग बन जाएगी कि वाई डिजॉल्विंग इज कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज, वाई इवेपरेशन इज कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। जैसे अभी आपने बीच में बॉक्स में देखा था, उन्होंने पूछा था वाई बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, है ना। तो ये आपका रीजनिंग में आ जाएगा, तो आप इसको समझ लो। पहले समझो कि डिजॉल्विंग होता क्या है, इवेपरेशन होता क्या है, और फिर ये क्यों फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आ रहा है, इसको हम समझते हैं। डिजॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्सेस यूनिफॉर्मली विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सोल्यूशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एज इट इज याद करो। डिजॉल्विंग वो प्रोसेस है जब सॉलिड, लिक्विड या गैस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, है ना। सॉलिड को आपने लिक्विड में डाला, या लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व कर लिया, या गैस को लिक्विड में डाला, या दो गैस आपने, तो उसको क्या कहेंगे? आपको डिजॉल्विंग। फिर से देखो, डिजॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्सेस यूनिफॉर्मली विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सोल्यूशन। व्हेन वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर, द शुगर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड फॉर्म अ सोल्यूशन विद वाटर। जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे पानी में मिल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और वो सोल्यूशन बना लेते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इवेपरेटिंग वाटर। इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर हम इवेपरेट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? आपका शुगर। इसलिए डिजॉल्विंग को, घुलने को, जो घुलता है जो चीज़, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। डिजॉल्विंग मतलब क्या हुआ? घुलना, है ना। तो घुलना एक फिजिकल चेंज है, डिजॉल्विंग एक फिजिकल चेंज है। इवेपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। देखो, इवेपरेशन और बॉइलिंग में एक ही चीज़ होती है, बस लेकिन जरा सा डिफरेंस है कि जो इवेपरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। इवेपरेशन वो प्रोसेस होता है जब सब्सटेंस तुम्हारा लिक्विड से गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। The evaporation of water is a physical change which is slow, natural and desirable and reversible. जो वाटर का इवेपरेशन है वो एक फिजिकल चेंज है, स्लो है ना। आपने देखा अगर सपोज करो आप बारिश हुई, है ना, छत गीली हो गई, थोड़ी देर के बाद अगर धूप निकलेगी तो अपने आप से छत क्या हो जाती है? सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? कि उसका जो पानी था वो इवेपरेट हो गया है, धीरे थोड़ी देर में हो गया, तब तुरंत नहीं सूख जाएगी, तो स्लो है। तो इवेपरेशन एक स्लो प्रोसेस है। कपड़े हम जब सूखने डालते हैं तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद वो सूखते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पानी उड़ता है, तो फटाफट नहीं उड़ता है, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हो, है ना। नेचुरल है, अपने आप से होता है, हम उसको एक्सटर्नली नहीं कर रहे हैं। डिज़ायरेबल है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कपड़ों का सुखाना, तो वो एक डिज़ायरेबल चेंज भी कह सकते हैं। और रिवर्सिबल होता है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम पूरा रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया तो वेपर को अगर हम कंडेंस कर लेंगे तो दोबारा वाटर बन जाएगा। तो इवेपरेशन एक तुम्हारा रिवर्सिबल चेंज है। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड ऑफ एयर। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो इवेपरेशन है वो कुछ फैक्टर्स से डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपरेशन होगा।
सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपरेशन होगा। तुम देखते हो ना कि बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलरेडी नमी है, वाटर वेपर, और उसको एक्स्ट्रा वाटर चाहिए नहीं, तो हमारे कपड़ों का वाटर क्यों लेगा, है ना। तो ह्यूमिडिटी में आपका रेट ऑफ इवेपरेशन कम रहता है। स्पीड ऑफ एयर, जितनी तेज़ हवा चलती है उतना तुम्हारा तेज रेट ऑफ इवेपरेशन उतना ज़्यादा होता है। An increase in temperature increases the rate of evaporation. The rate of evaporation is higher if its surface area is larger. जो मैंने अभी समझाया वही इन्होंने लिखा है. Increase in humidity in the air decreases the rate of evaporation. The rate of evaporation is higher when the speed of air over the liquid is high. जब speed of air high होगी तो rate of evaporation बढ़ जाता है. तो इन 4 फैक्टर्स में सिर्फ एक फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, अदरवाइज बाकी तीनों में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है। इस तरीके से तुम इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बॉइलिंग, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट व्हेन हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जब सब्सटेंस को तुम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कर रहे हो, लेकिन एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। इवेपोरेशन में भी वो लिक्विड से वेपर स्टेट में आ रहा है, बॉइलिंग में भी लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है या गैसियस स्टेट में आ रहा है, लेकिन इवेपोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बॉइलिंग में वो एट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट व्हेन हीटेड, और इसको हीट किया है, जबकि इवेपोरेशन की डेफिनेशन आप देखो हीट शब्द नहीं लिखा है। इवेपोरेशन का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इस पूरी डेफिनेशन में इन्होंने हीट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, जबकि बॉइलिंग की डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस changes from its liquid state to its gaseous state when heated टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं और लिक्विड तुम्हारा सब्सटेंस तुम्हारा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। आई होप कि तुमको इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ डेफिनेशन लिखते वक्त इन शब्दों का ध्यान देना और इसको इसी तरीके से लिखना, दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज विच इज़ मैन मेड, फास्ट, रिवर्सिबल एंड डिज़ायरेबल। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, मैन मेड चेंज है, क्योंकि मैन ही पानी बॉईल करता है, नेचुरली पानी बॉईल नहीं होता है। तो ये फिजिकल चेंज है, मैन मेड चेंज है, फास्ट है ना, गैस में चढ़ा दो फटाफट पानी उबल जाता है। रिवर्सिबल है, क्योंकि दोबारा आपने स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। डिज़ायरेबल है, हम चाह रहे हैं पानी का उबालना, इसलिए पानी उबल रहा है, तो इसलिए वो डिज़ायरेबल चेंज है, ठीक है। फ्रीजिंग, freezing is a process by which a substance changes from its liquid state to its solid state on cooling। freezing वो process है जब substance तुम्हारा liquid state से solid state में आता है, जब उस substance को ठंडा करते हो, cooling। freezing of water into ice is a physical change which could be natural, man-made and is fast, reversible and desirable। freezing of water एक physical change है और ये एक नेचुरल भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है माउंटेन वगैरह में या ठंडी जगह में अपने आप से पानी फ्रीज हो जाता है। मैन मेड भी कहला सकता है, क्योंकि अगर हमने पानी को फ्रिज में रखा फिर उसको जमाया तो मैन मेड चेंजेस भी कहलाएगा। तो ये नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक रूप में नेचुरली पानी फ्रीज हो रहा है तो ये नेचुरल में आ जाएगा, जैसे माउंटेन्स में या तुम्हारे जो आइस स्नो वगैरह जो जमती है ना, आइसबर्ग्स वगैरह जो होते हैं। और मैनमेड कब होता है, जब हम फ्रीज़र में रख के पानी को जमाते हैं, तो ये दोनों में आ गया। फास्ट चेंज है, अगर हमने फ्रिज में रख दिया फटाफट पानी जम जाता है। रिवर्सिबल है, क्योंकि दोबारा आप पानी को फ्रीज़ कर सकते हो और फिर आप फिर उसको मेल्ट भी कर सकते हो। और डिज़ायरेबल है, जब आप चाहते हो तब वो फ्रीज़ होता है ना। मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। मेल्टिंग वो प्रोसेस है जब सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है हीट करने पर, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन हीटिंग लिखना ज़रूरी है। गर्म करने पे अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इज अ फिजिकल चेंज विच कुड बी नेचुरल और मैन मेड, है ना। अगर पॉल्यूशन की वजह से बर्फ़ से पहाड़ों में से बर्फ़ पिघल रही है तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नेचुरल, है ना। और अगर आप जब से अपने आइस क्यूब फिर से बाहर निकाल के रख दिए मेल्ट होने के लिए तो मैन मेड कहलाएगी। फास्ट है, मेल्टिंग भी फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है।
कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जब तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस अपने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ठंडा होने के बाद, मतलब भाप को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कंडेंसेशन कहला रहा है। द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड। आपको पता है ना, जब नदी तालाब वगैरह का पानी सूरज की गर्मी से उड़कर भाप में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है और ये क्लाउड बन जाते हैं। फिर द चेंज इस चेंज को नेचुरल बोलते हैं, रिवर्सिबल है, और ये रिवर्सिबल और डिज़ायरेबल है। ठीक है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन बहुत बार आती है, इसको ढंग से लर्न कर लेना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आता है। ठीक है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। देखो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब सब्सटेंस अधिकतर जो सब्सटेंस होते हैं वो पहले सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस में आते हैं। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड में नहीं आ रहा है, तो उसको इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स आर कैप्ड इन कबर्ड्स टू प्रोटेक्ट द वुलन क्लोथ। जो हम नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, जो सल्फाज की गोलियां हम लोग कबर्ड वगैरह में रख लेते हैं या ऊनी कपड़ों के बीच में रख लेते हैं ताकि बदबू नहीं आए, उसमें से कीड़े ना हों, तो वो क्या होती हैं? वो सब्लाइम नेचर की होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो बॉल होती है ना, तो देखिए कभी बाथरूम में भी डालते हैं, अपने आप से उसका साइज़ छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वो डायरेक्टली जो नैफ्थलीन बॉल्स की वेपर्स बनती हैं वो उड़ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। उसी तरीके से फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एज नैफ्थलीन सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअली जो नैफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर में ही सब्लाइम होने लगती है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब करके वो सब्लाइम हो जाती है। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2.6 एम टू शो दैट सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज अ फिजिकल चेंज। अब इस एक्टिविटी में ये दिखाना है कि कैम्फर का जो सब्लिमेशन है वो फिजिकल चेंज है। इन्होंने कहा एक फनल हो, मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ फनल, कैम्फर, कॉटन वूल, एन इवेपरेटिंग डिश, अ बर्नर, अ ट्राइपॉड स्टैंड, अ वायर गॉज। ठीक है। तो वायर गॉज मतलब होता है जाली। ठीक है। जाली लिया आपने, एक बर्नर ले लिया आपने, एक इवेपरेटिंग डिश ले ली और उसके ऊपर एक फनल ले लिया। प्रोसीजर क्या है? टेक अ कैम्फर इन एन इवेपरेटिंग डिश। इवेपरेटिंग डिश में आप कैम्फर डालो। कैम्फर मतलब क्या हुआ? कपूर, है ना, जो पूजा में कपूर जलाते हैं ना, वही वाला कपूर। आपने एक इवेपरेटिंग डिश में वो कपूर डाला, कैम्फर डाला। कवर द डिश बाय इन्वर्टिंग द फनल डन एज डन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया है ना, आप उस कपूर के ऊपर फनल को उस तरीके से ही लगा दो। ब्लॉक द एंड ऑफ द फनल विथ कॉटन। और फनल का जो ऊपर वाला खुला हुआ एंड दिख रहा है ना, वहाँ पे रुई लगा दो, ताकि जो वेपर्स है ना वो फनल के ऊपर से निकले नहीं, बाहर ना जाए, वो अंदर ही रहें। नाउ हीट द कैम्फर। आप इसको बर्नर को ऑन करो और इसको गर्म करो। ऑब्जर्वेशन ऑन हीटिंग, फ्यूम्स ऑफ कैम्फर राइज in the funnel which then changes back to solid camphor and settle along the cooler part of the funnel. जब आप इसको गर्म करोगे तो कैम्फर का धुआं उठना शुरू होगा और फनल में ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो लगी हुई है रुई, तो धुआं बाहर तो नहीं जा पाएगा। तो ऊपर की जो उसकी डंडी, जो स्टेम उसकी जो ठंडी है, वहाँ पर ये धुआं जाके वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? दिस शोज दैट सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज अ फिजिकल चेंज। तो क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज ही हुआ ना। कपूर सॉलिड था, फिर तुमने गर्म किया तो उसकी वेपर्स बनी, फिर वेपर्स ठंडी होगी, दोबारा सॉलिड बन के वो साइड की वॉल्स में जम गई। तो फिजिकल चेंज हुआ, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, है ना। कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं, पहले भी वो कैम्फर था और बाद में भी वो कैम्फर ही था। ओके। नाउ नेक्स्ट, केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज अच्छा समझ में आ गया, फिजिकल चेंज समझ में आ गया, बस इसी का अपोजिट करते जाओ, ये केमिकल चेंज है। तो एक चेंज को अच्छे से याद कर लो, बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफरेंशिएट, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर आपने फिजिकल चेंज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो उसी का जस्ट अपोजिट करते जाओगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो, चेंजेस इन विच 2 सब्सटेंसेज रिएक्ट to form a new substance with different properties are called chemical changes। वो changes जब जिसमें 2 substance react करके नया substance बनाते हैं, नया new substance बनता है, इसको हम chemical change कहते हैं। और इस नए substance की जो property होती है वो different होती है। फिर से देखो, changes in which 2 substances react
टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। वो चेंजेस जिसमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अपनी ओरिजिनल सब्सटेंसेज से, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। दे आर जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर। अधिकतर केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, तो सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। केमिकल चेंजेस जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जनरली सारे होते हैं ऐसा नहीं होता, जनरली वो इरिवर्सिबल होते हैं। इन केमिकल चेंजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। केमिकल चेंज में एक्चुअली क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चेंज आता है और वो नई तरीके से अरेंज होकर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दैट इज सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल, मतलब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी कि केमिकल चेंज में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आता है, उसका कंपोजिशन बदलता है और इसलिए वजह से नया सब्सटेंस बन जाता है। जबकि हमने फिजिकल चेंज में देखा था कि कंपोजिशन सेम रहता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन फिजिकल चेंज, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। केमिकल चेंजेस आर द रिजल्ट, थर्स्ट फॉर नॉलेज, केमिकल चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। जब दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तभी केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व चेंज इन सब्सटेंस एंड एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शन में जब हमारा सब्सटेंस चेंज होता है और उसकी एनर्जी भी बदलती है। Now characteristics of a chemical change, a chemical change is permanent and irreversible। जो chemical change होता है वो permanent होता है और irreversible होता है, मतलब एक बार वो change हो गया तो दोबारा नहीं बदलेगा, ठीक है। तो composition of substance changes during a chemical change। chemical change जब होता है तो substance का composition बदल जाता है, वो पहले कुछ और होता है फिर नया कुछ बन जाता है। during a chemical change one or more new substances with new set of properties are formed। जब chemical change होता है तो एक या एक से ज़्यादा नए substance बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है केमिकल चेंज में। अ केमिकल चेंज इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन मास। और जब केमिकल चेंज होता है तो मास में भी बदलाव आता है, या तो मास बढ़ेगा या मास घटेगा। अब इसमें थिंकिंग फाउंटेन में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज बॉइलिंग ऑफ एन एग इज अ केमिकल चेंज। जब अंडे को उबालते हैं तो केमिकल चेंज क्यों है भाई? वो केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि उसके अंदर का योग पक जाता है और वो दोबारा कच्चा अंडे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या, उसका कॉम्पोजिशन ही बदल गया, नया सब्सटेंस बदल के बन गया, इसकी वजह से वो क्या है, केमिकल चेंज है। कुछ और एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं केमिकल चेंज के, बहुत आसान है इनको। जर्मिनेशन ऑफ सीड केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड भी है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही का जमना, दूध से दही का जमना भी तुम्हारा केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जी और फलों का पकना भी तुम्हारा केमिकल चेंज है। रॉटिंग ऑफ एग्स, अंडों का सड़ना, रॉटिंग मतलब होता है सड़ना, अंडे जब सड़े जाते हैं ना तो दोबारा अच्छे नहीं हो सकते, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर्स एंड फ्यूल्स, ये भी एक बार पेपर जल गया, एक बार फ्यूल जल गया आपका तो राख ही बनती है, ऐश बनती है, दोबारा पेपर ऑफ वुड नहीं बन पाएगा। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और बर्निंग ऑफ पेपर भी आपका केमिकल चेंज है, आर सम वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल चेंज। Now categorization of chemical change. Let's study about different types of chemical changes. अब हमने अलग, जैसे हमने फिजिकल चेंजेस पे कैटेगरी पढ़ी थी ना कि डिसोल्यूशन वगैरह या सब्लिमेशन वगैरह, उसी तरीके से उनको फिजिकल चेंज क्यों बोलते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि वाई डाइजेशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज, या गिव रीजन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना आना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए, तो वही एक्सप्लेनेशन दिखाया है। डाइजेशन ऑफ फूड अंडरगोज मैनी केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब डाइजेशन होता है तो हमारे खाने में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स दैट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लिए हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी के उसके साथ जो हमारे रोटी, दाल, चावल, सब्जी के रूप में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट हुए, उनमें काफ़ी बदलाव आता है। दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। और ये जब डाइजेशन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है।
द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स. अब दोबारा ओरिजिनल नहीं बन पाएगा, है ना. आपने एक बार रोटी खा ली, पेट के अंदर डाल ली, वो दोबारा रोटी बन के नहीं निकलेगी, ठीक है ना. हेंस डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. तो डाइजेशन ऑफ फूड को केमिकल चेंज कहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना. तो जंग लगना एक केमिकल चेंज है. अ पीस ऑफ आयरन व्हेन लेफ्ट आउट इन अ मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ डल ब्रिटल ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. जब एक आयरन के टुकड़े को तुम एक ऐसी हवा में रख देते हो जिसमें नमी होती है, मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हो, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से एक उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की डल भुरभुरी से एक कोटिंग चढ़ जाती है. ये ब्रिटल मतलब भुरभुरी, पकड़ोगे तो चूरा हो जाएगी, है ना. इसी को हम रस्ट कहते हैं. देखो फिर से पढ़ो, रस्ट का डेफिनेशन आ सकता है. अ पीस ऑफ आयरन व्हेन लेफ्ट आउट इन मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ डल ब्रिटल ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. जब आयरन के टुकड़े को हम नमी वाली हवा में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसका ऊपरी हिस्सा एक डल ब्रिटल ब्राउन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द आयरन सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. यही प्रोसेस जब आयरन के सरफेस पे रस्ट लग जाती है, इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. दिस रस्ट फॉर्म्ड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैट ऑफ आयरन. रस्ट जो होता है वो उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है और आयरन का अलग होता है. एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू आयरन बाय सिंपल फिजिकल मेथड. और दोबारा रस्ट को तुम आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सिंपल फिजिकल मेथड से. इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज. भाई ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लेना. ये डेफिनेटली इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. क्योंकि अगर लोहे में एक बार जंग लग जाती है, लोहा एक बार आयरन एक बार रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रस्ट को आयरन में आप सिंपल फिजिकल चेंजेस द्वारा कन्वर्ट नहीं कर सकते मेथड द्वारा. तो इसलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं. उसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड. ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड रॉ मटेरियल सच एज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर हीटेड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. जब हम खाना पकाते हैं तो हमारा जो कच्चे सामान होता है, जैसे तुम्हारा दाल हुई, चावल हुआ या वेजिटेबल्स हुआ, उसको गर्म करके हम पकाते हैं. द कुक्ड फूड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रॉ इंग्रेडिएंट्स. आप दोबारा तो उसको कच्चा नहीं कर सकते ना. एक बार सब्जी आपकी पक गई तो दोबारा कच्ची तो नहीं कर पाओगे. चावल आपका पक गया, दाल आपके पक गया, तो दोबारा तो रॉ इंग्रेडिएंट्स में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. तो इसलिए कुकिंग ऑफ फूड को हम केमिकल चेंज कहते हैं. बर्निंग ऑफ पेपर. द पेपर बर्न्स इमीडिएटली व्हेन ब्रॉट नियर अ फ्लेम. जैसे कागज़ के टुकड़े को हम फ्लेम के पास लाते हैं वो तुरंत जल जाता है. द बर्न्ड पेपर ऐश इज़ अ न्यू सब्सटेंस. अब तुमने जब पेपर जला देते हो तो क्या बनता है, राख बन जाती है ना. उस राख को ऐश कहते हो. ऐश एक नया सब्सटेंस है. पेपर की प्रॉपर्टी अलग हुई और जले हुए पेपर यानी ऐश राख की प्रॉपर्टी अलग होगी. और इट कैन नॉट बी कन्वर्ट चेंज इन टू वॉट इट्स ओरिजिनल वॉज. और आप ऐश से दोबारा पेपर नहीं बना पाओगे, इसलिए आप बर्निंग ऑफ पेपर को केमिकल चेंज कहते हो. उसी तरीके से रॉटिंग ऑफ एग, रॉटिंग ऑफ एग्स. रॉटिंग मतलब तो सड़ना. अगर अंडे सड़ गए तो दोबारा उनको फ्रेश अंडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं. ओवर द टाइम एग्स बिकम्स मोर अल्कलाइन एंड द सल्फर प्रेजेंट इन देम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग एन अनप्लेजेंट रॉटन एग्स ओडर. काफ़ी समय तक अगर आपके अंडे पुराने हैं, काफ़ी समय तक अंडे रखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाते हैं और उसके अंदर जो सल्फ़र रहता है, अंडों के अंदर जो सल्फ़र पाया जाता है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गंदी सी बदबू सी आती है ना. इसी को सड़न, इसी को रॉटन एग्स ओडर कहते हैं. अलग से बदबू, सड़न वाली बदबू आती है, इसी को हम रॉटन एग्स ओडर कहते हैं. और ये इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, मतलब एक बार आपका अंडा सड़ गया तो दोबारा फ्रेश नहीं होगा. अब इसमें एक बॉक्स दिया है, थर्स्ट फॉर नॉलेज. बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज वन एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर टुगेदर. देखो ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखा है, बहुत बार पूछते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल को फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों क्यों बोलते हैं. इसका रीज़न दिया है. व्हेन अ कैंडल बर्न्स इट वैक्स मेल्ट बट अगेन सॉलिडिफाइड ऑन कूलिंग. देखो जब तुमने कैंडल को जलाया तो उसकी वैक्स मेल्ट गई, और जब वैक्स ठंडी हो जाती है तो दोबारा वो आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है ठंडी होने में. तो ये इतना यहाँ तक हुआ, तब तो वो फिजिकल चेंज है. हाउएवर व्हेन सम ऑफ द वैक्स बर्न्स विद द फ्लेम टू न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. लेकिन जब वैक्स को बर्न करते हो उसमें जो फ्लेम आती है तो दो नए सब्सटेंस बनते हैं. वो नए सब्सटेंस क्या है? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर.
तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, दिस इज अ केमिकल चेंज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर भी जो साथ साथ में बनते हैं तो केमिकल चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब तक कैंडल सिर्फ मेल्ट हो रही है तो वो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आती है, लेकिन जब वो फ्लेम में बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसमें धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर नए सब्सटेंस बनते हैं, तो फिर वो क्या कहलाया जाता है, केमिकल चेंज। तो इस वाले रीज़न को भी ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। Curdling of milk, when we add a tablespoon of curd to a container with milk in it and leave it at a room temperature overnight, we observe that the whole milk changes into curd which cannot be changed back to milk. जब आप 1 टेबल स्पून कर्ड आप गर्म दूध में डाल देते हो और रात भर उसको छोड़ देते हो बाहर, फ्रिज में नहीं रखते हो, बाहर छोड़ देते हो रूम टेम्परेचर में, तो आप देखते हो सुबह वो दूध जम के दही बन जाता है। अब इस दही को दोबारा आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क को केमिकल चेंज कहते हैं। मतलब एक बार दूध से दही बन गया तो दोबारा दही से दूध नहीं बनेगा, इसलिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। बेकिंग का चपाती, रोटी का सेकना, एक बार रोटी तुमने सेक ली तो दोबारा सिकी हुई रोटी दोबारा आटा नहीं बनेगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, केमिकल चेंज। व्हेन वी टेक सम डो ऑफ फ्लावर, रोल अ चपाती आउट ऑफ इट एंड बेक इट ऑन अ ग्रिडल, वी विल ऑब्जर्व दैट द डो चेंजेस इनटू अ बेक्ड चपाती। जब हम थोड़ा सा आटा लेते हैं और उसको बेलते हैं और उसको तवे में सेक लेते हैं तो वो चपाती बन जाती है। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द डो ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का दोबारा डो नहीं बनेगा। दिस शोज दैट बेकिंग अ चपाती से केमिकल चेंज, मतलब एक बार आटे से चपाती बन गई, चपाती से आटा नहीं बन पाएगा, तो इसलिए वो केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, ये पूछा जाएगा। Fermentation is a process by which a substance is broken down by the action of microorganisms with the release of heat and carbon dioxide. Fermentation वो process है जब तुम्हारा substance broke down होता है। Fermentation is a process by which substance is broken down by the action of microorganisms. ठीक है, तो fermentation की definition ध्यान देना है। Fermentation is a process by which a substance is broken down by the action of microorganism with the just a minute. Fermentation is a process by which a substance is broken down by the action of microorganisms with the release of heat and carbon dioxide. तो fermentation वो process है जो substance को broke down करते हो microorganisms की मदद से और जिसमें heat और carbon dioxide release होती है। Fermentation is a process by which a substance is broken down by the action of microorganisms with the release of heat and carbon dioxide. तो जब substance में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है और उसमें से हीट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अधिकतर ये प्रोसेस आपने देखा होगा कि जब हम लोग डोसा बनाते हैं तो रात से ही डोसे की दाल और चावल को हम भिगो के रख देते हैं उसमें खमीर उठने के लिए। तो जो खमीर होता है ना उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन डो इज फर्मेंटेड ब्रेड इज मेड विच इज सॉफ्ट। जैसे आप जब ब्रेड बनाते हो तो उसका आटा आप सुबह से लगा देते हैं, या भटूरे का आटा आप रात से या सुबह से जब आप लगा के रख देते हो तब जाके वो दोपहर में या शाम को बनने लायक होते हैं। तब तक देखना थोड़ा सा जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। वो फूल क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना रिएक्शन कर दिया जिसकी वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज़ होगी और उसमें से बीच में वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है, इसलिए वो जो आटा होता है ना वो फ्लफ़ी हो जाता है और फिर आपके उससे बड़ी अच्छे आपके फूले भटूरे बनती है या ब्रेड बनती है, बड़ी स्पॉन्जी सी बनती है। अगर आपने बिना फर्मेंट किए हुए ब्रेड बना लोगे तो ब्रेड एकदम हार्ड बनेगी। अगर आपको सॉफ्ट ब्रेड बनानी है तो उसका फर्मेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हीट उसमें से रिलीज होगी वो उतना सॉफ्ट हो जाएगा और उतना फ्लफी बनेगा। फर्मेंटेशन ऑफ डो इज़ अ केमिकल चेंज विच इज़ मैन मेड स्लो एंड डिजायरेबल। तो फर्मेंटेशन जो आटे का फर्मेंटेशन होता है वो एक केमिकल चेंज होता है, मैन मेड है क्योंकि हम ही लोगों ने उसको फर्मेंट किया है, स्लो है धीमे धीमे हो रहा है और डिजायरेबल है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो फर्मेंट हो, है ना, ताकि हमारी ब्रेड बन सके। इसी तरीके से बाकी जो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अगर हमने वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है। अगर हमने वाटर को दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। जर्मिनेशन ऑफ सीड जो जर्मिनेट होकर प्लांट में बनती है तो वो क्या कहलाएगा आपका, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आर सम मोर केमिकल चेंजेस, ठीक है। एक्टिविटी 2.7 टू शो द चेंज ऑफ कलर अकर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। अब हमें ये बताना है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज हमको ये बताना है कि केमिकल चेंज में कलर भी बदलता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक बर्नर लो, शुगर लो, पैन लो। टेक सम शुगर इन अ पैन में शुगर लो, शुगर को हीट करो, पानी नहीं कुछ नहीं डालो, डायरेक्ट शुगर को हीट करो। तो देखना शुगर पहले मेल्ट होगी फिर उसका कलर वाइट से ब्राउन होने लगेगा, रेडिश ब्राउन, है ना। फर्स्ट टू रेडिश ब्राउन एंड देन टू ब्लैक। और तुमने तो भी नहीं अगर शुगर को हटाया तो ब्राउन से कैसे हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी।
द ब्लैक रेसिड्यू इज चारकोल, ये जो काला होगी ना इसी को चारकोल या कानोच कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शुगर का कलर बदला ना, पहले शुगर वाइट थी, उसको आपने हीट किया तो वो रेडिश ब्राउन बन गई, और उसको आपने और हीट किया तो वो रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो गई, तो वाइट से रेडिश ब्राउन से ब्लैक, तो कलर चेंज हुआ। लेकिन आपका शुगर से काय में कन्वर्ट हो गई, चारकोल में कन्वर्ट हो गई है, और चारकोल एक नया सब्सटेंस है, तो इसलिए इसको केमिकल चेंज कह रहे हैं। तो कलर चेंज, केमिकल चेंज में भी कलर चेंज होता है। दिस शोज दैट चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ना क्विकली हमने जो पढ़ा है उसमें हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस देख लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और राइट 5 डिफरेंसेस। बहुत ईजी है, अगर आपको एक आता है उसी का अपोजिट दूसरे में लिखते जाओ। पहला फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, कुछ देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। केमिकल चेंज परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो दोबारा ओरिजिनल उसमें नहीं बदलेगा। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में कभी भी कोई सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, जबकि द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, जबकि केमिकल चेंज में सब्सटेंस का पूरा कॉम्पोजिशन ही बदल जाता है। जिस शुगर से चारकोल में कन्वर्ट हो गया था वो केमिकल चेंज में। द चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, अधिकतर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप उसको दोबारा ओरिजिनल उसमें कन्वर्ट कर लेते हो। लेकिन केमिकल चेंज दे आर जनरली इरिवर्सिबल, वो दोबारा बदलते नहीं हैं। फिजिकल चेंज, वेरी लिटिल हीट एनर्जी में और मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, बहुत ना के बराबर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हो भी सकती है या नहीं, अगर होती भी है तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन केमिकल चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज, लेकिन केमिकल चेंज में काफ़ी मात्रा में तुम्हारी हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। चेंजेस इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंजेस, अब वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसमें एनर्जी चेंज आती है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन्वॉल्व रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बहुत सारे चेंजेस में या तो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे पानी को बॉयल कर रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन पानी को ठंडा कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है ना। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसमें, या तो एनर्जी निकलती है या हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट इज आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सच चेंजेस, तो इन चेंजेस में अधिकतर एनर्जी हीट के रूप में या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर उसमें से निकलती है, यानी कि रिलीज होती है। चेंजेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो चेंजेस इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व चेंज ऑफ एनर्जी, फिजिकल चेंजेस में भी एनर्जी का बदलाव हो सकता है थोड़ी बहुत, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन आर सम चेंजेस विच एब्जॉर्ब हीट। अगर आइस मेल्ट हो रही है या पानी बॉयल हो रहा है या इवेपोरेट हो रहा है तो इस सब चीज़ों में वाटर जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज बिकॉज व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्योंकि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो सॉलिड लिक्विड से और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो उनका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाती है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय सॉलिड और लिक्विड, और ये कब हो सकता है, जब उसने सॉलिड और लिक्विड ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। Some chemical changes like photosynthesis occur by absorbing energy in the form of sunlight. कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, इसमें भी जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने ये एग्जांपल्स दिए जिसमें स्टेट बदल रहा है, ये इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे आइस मेल्ट हो रही है या वाटर बॉयल हो रहा है या इवेपोरेट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो बढ़ जाती है और आपका स्टेट बदल जाता है, ठीक है। चेंजेस इन विच एनर्जी इज रिलीज, अब हम वो चेंजेस देखते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है। फिजिकल चेंज लाइक फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे पानी के जमना, इसमें एनर्जी रिलीज हुई, एक्स्ट्रा एनर्जी वो हट जाएगी, तभी तो वो ठंडा होगा, है ना। ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू आइस, राइट। दिस इज बिकॉज व्हेन वाटर फ्रीजेज इनटू आइस, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, क्योंकि जब पानी आइस में बदलता है तो लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
कम हो जाता है। तो जो आपने एनर्जी इज एब्जॉर्ब में जो रीज़न दिया है उसका अपोजिट इसमें लिखना है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द लिक्विड और गैस। तो ये कब हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कब घटती है, जब उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है लिक्विड में से या गैस में से। केमिकल चेंजेस लाइक कंबशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी। उसी तरीके जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कंबशन होता है तो बर्निंग, अगर हमने कोई भी चीज़ कंबशन किया या हमारे फूड का जब डाइजेशन होता है ना, तब भी तुम देखना तब एनर्जी रिलीज होती है। हमारा जब डाइजेशन होता है फूड का तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जब फूड को डाइजेस्ट कर रही होती है तो हीट एनर्जी रिलीज़ करती है, तो उस वक्त हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाता है। ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा है उस पर बेस्ड ये एक थोड़ी सा रिवीजन एक्सरसाइज है, ताकि ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हम क्विकली देखते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। ट्रू है ना, हमने पढ़ा था कि क्योंकि प्लेट टूटने के बाद भी वो ग्लास के टुकड़े ही रहते हैं, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। ट्रू, फर्स्ट वाला ट्रू है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज विच इज़ मैन मेड एंड अनडिजायरेबल। नो, इट इज़ फॉल्स। फिजिकल इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज तो है, लेकिन मैन मेड और अनडिजायरेबल नहीं है। ये नेचुरल है और ये डिज़ायरेबल होता है क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन होता है। फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। ट्रू, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है ठंडा होने के बाद। नैफ्थलीन सप्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर। ट्रू है ना, हमने पढ़ा था कि जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, सल्फास की गोलियाँ होती हैं, वो रूम टेम्परेचर में ही सब्लाइम हो जाती हैं, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फोर्थ वन इज ट्रू। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट एंड रिवर्सिबल। ये फॉल्स है। केमिकल चेंज परमानेंट तो होता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसलिए ये फॉल्स है। बेकिंग अ चपाती इज अ केमिकल चेंज। ट्रू। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगेन इट इज़ फॉल्स। बॉइलिंग ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज तो है लेकिन इसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, इसलिए फॉल्स है ना। सेवेंथ वन इज फॉल्स। कंबशन इज अ केमिकल चेंज दैट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। ट्रू, कंबशन एक केमिकल चेंज है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं उनका इन्होंने वो दिया है, डेफिनेशन दिया है, जो कि हम लोग के चैप्टर के बीच में भी है, तो इसलिए हमको इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िए अपने आप से, और इसमें जो इस चैप्टर पे बेस्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज है उसको आप करिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स, वो क्वेरीज फॉरवर्ड करिए। मैं कोशिश करूँगी उनका जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझे आप सजेशंस भी दीजिए कि आपको और आगे किस सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको समझना है, और आपको इस तरीके से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प कर रहा है आपके सब्जेक्ट में कि नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक, and please like and subscribe my channel, and whatever your queries are, whatever your suggestions are, please write down in my comment section. Okay, thank you for now. अब हम अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर हम इसका देखेंगे। थैंक यू, बाय।